हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 19 कैलेंडर इसे पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है सूरज बड़त्या ने। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पहले हम लोग इसके पार्ट 1 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लेखक के बारे में और इस कविता में क्या कहा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर जिसे लिखा है सूरज बड़त्या ने, जिनका जन्म सन 1974 ईस्वी में हुआ था। सूरज बड़त्या का जन्म दिल्ली के पास सिलमपुर नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा नांगलोई में पाई। तो सूरज बड़त्या जी का जन्म दिल्ली के पास सिलमपुर नाम का एक स्थान है, वहाँ पे हुआ था और इन्होंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा नांगलोई में की थी। उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण की। वर्तमान में वे दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। उच्च शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? दिल्ली विश्वविद्यालय से। और वर्तमान में अर्थात अभी वे दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सहायक प्राध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। सन 1997 से कविता लेखन कर रहे हैं। इन्होंने कविता लिखने का कार्य कब से स्टार्ट किया है, कब से प्रारंभ किया है? तो वो है सन 1997 ईस्वी से इन्होंने कविता का लेखन कार्य करना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं में समीक्षा, कहानियाँ, कविताएं, लेख आदि प्रकाशित होते हैं। इसके अतिरिक्त संघर्ष, युद्धरत आम आदमी, दलित अस्मिता आदि पत्रिकाओं का संपादन किया है। इन्होंने राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में या फिर पत्र पत्रिकाओं का समीक्षा करना हो या फिर कहानी लेखन में, कविता लेखन में लेख आदि प्रकाशित किए हैं इन्होंने। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको देखेंगे तो संघर्ष, जो इनकी रचनाएं हैं उनमें संघर्ष, युद्धरत आम आदमी, दलित अस्मिता आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया गया है। सूरज बड़त्या मूल रूप से दलित साहित्यकार है। तो इन्होंने मूल रूप से कौन से क्षेत्र में लेखन का कार्य किया है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। ये एक मूल रूप से दलित साहित्यकार है। अनेक कहानी संग्रह कामरेड का बक्सा का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इनके एक कहानी संग्रह, इन्होंने कहानी लिखा है कामरेड का बक्सा, जिसको कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया है, इसका अनुवाद किया गया है। उनकी मुख्य कृतियां हैं। अब उनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो वो है दलित साहित्य पक्ष प्रतिपक्ष, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, बाबू मंगूराम और आदि धर्म परिवर्तन, बंजारा समुदाय पर लिखित उपन्यास, शीघ्र प्रकाश्य। तो ये सारे जो उनकी मुख्य कृतियां हैं, ऐसे तो बहुत सारी कृतियां हैं, इनकी रचनाएं हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से आदिवासी महिला, दलित महिला, किन्नर समुदाय और अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं का वर्णन किया गया है। तो इनकी रचनाओं में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? वो है आदिवासी महिलाओं के जीवन के बारे में, दलित महिलाओं के बारे में, किन्नर समुदाय के बारे में और अल्पसंख्यकों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनके बारे में देखने को मिलता है।
प्रस्तुत कविता में ये जो कैलेंडर लिखा है इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग। प्रस्तुत कविता में कैलेंडर में एक विध कार्य से एक विध लगातार एक ही कार्य करते रहना। कोई भी इंसान हो लगातार एक ही काम करते करते वो उससे थोड़ा सा ऊब जाता है, बोर हो जाता है। तो यहीं पे कहा गया है कि प्रस्तुत कविता कैलेंडर में एक विध कार्य से ऊबे हुए नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन में व्याप्त निरस्ता का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि कैलेंडर में एक विध एक ही तरीके से काम करते करते ऊब जाते हैं लोग। जो नौकरी पेशा है, रोज दफ्तर से घर और घर से दफ्तर, यही उनका डेली रूटीन होता है। तो इससे वे ऊब जाते हैं। तो इन्हीं व्यक्तियों के जीवन में जो निराशपन आ गया है या फिर ये ऊब गए हैं, जीवन से निराशा होने लगती है, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। कैलेंडर की तरह रोज अपने आप को बदलने वाले कवि के जीवन में कहीं कोई नयापन नहीं लगता। कैलेंडर की तरह रोज अपने आप को बदलने वाले जो कवि हैं उनके जीवन में कोई भी नयापन नहीं दिखता है। एक जैसा कार्य कर करके वो ऊब चुके हैं। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि यंत्रवत जीवन से, जो मशीनी टाइप का जीवन है कि आप एक ही तरह के का कार्य रोज रोज कर रहे हो, दफ्तर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, तो ये एक निरस बन गया है मनुष्य के लिए। ये एक प्रकार की दिनचर्या से लोग त्रस्त हो गए हैं। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके जीवन में क्या हुआ है, उनके जीवन में निरस्ता आ गई है। तो इसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि कैसे कैलेंडर की भांति रोज अपने काम को बदलने वाले जो कवि है वो भी जीवन में कोई नयापन चाहते हैं, लेकिन नई चेतना चाहते हैं, लेकिन कोई नयापन नहीं है, कोई नई चेतना नहीं है। पर अभी भी वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, अपने जीवन से अभी पूरी तरीके से उबे नहीं हैं, वे उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। तो आइए इसे हम देखते हैं कि यहाँ क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या हमें बताया गया है। घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है, उसे देखकर मुझे रोज की दिनचर्या याद आती है। रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से घर जाता हूँ। तो कवि कहते हैं कि घर और दफ्तर में अर्थात कार्यालय में, ऑफिस में कैलेंडर टंगा है। कैलेंडर दिन दर्शिका, जिसमें हम रोज अपने कार्यों को देखते हैं कि आज कौन सा डेट है, कौन सा डे है। तो जो दिनचर्या एक एक दिन जैसे गुजरती है, हम लोग कैलेंडर देखते हैं उसमें। तो ये कैलेंडर भी टंगा हुआ है, कहाँ पर, दो जगहों पर दिया गया है। एक है घर पर और दूसरा है दफ्तर पर। कवि कहते हैं कि उसे देखकर मुझे रोज की दिनचर्या याद आती है कि रोज मुझे उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, फिर घर से ऑफिस, एक तरीके की दिनचर्या है। रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से फिर घर आता हूँ। तो यही यहाँ पे लिखा है, कवि जीवन में व्याप्त निरस्ता से त्रस्त हैं। वे कहते हैं कि घर और दफ्तर दोनों जगह कैलेंडर टंगे हैं, उसे देखकर मुझे अपने दिन भर के कार्यों की याद आती है। मैं रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से सीधे घर आ जाता हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही काम रह गया है। इसीलिए कवि ऊब रहे हैं, लेकिन अभी भी वे अपने जीवन में नयापन, नई चेतना आने की या लाने की उम्मीद नहीं खोते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में व्याप्त निरस्ता से निराश हो जाना, इससे मैं त्रस्त आ गया हूँ। वे कहते हैं कि घर और दफ्तर में दोनों जगहों पर क्या टंगा है, कैलेंडर टंगा है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जाएगा। उसे देखकर मुझे किस चीज़ की याद आती है, दिन भर के कार्यों की याद आती है कि कौन कौन से कार्य करने हैं, और मैं इसी से क्या होता हूँ, ऊब जाता हूँ। मैं रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से निकलकर सीधे घर जाता हूँ। यही एक मेरी दिनचर्या बन गई है और यही सिर्फ एक मेरा काम रह गया है।
तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसका पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको जितना भी हमने आज पढ़ा है वो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।